फेज लॉक लूप, जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी डीएसबीएससी की, वो जिसको मैं बार बार डिस्कस करती हूँ, वो ये थी कि ट्रांसमिशन साइड पे जब हमने एमटी कॉस ओमेगा सीटी मल्टीप्लाई करवा दिया और रिसीवर साइड पे, क्योंकि रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेशन में एमटी कॉस ओमेगा सीटी को दोबारा से कॉस ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर एमटी कॉस ओमेगा सीटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर नॉइज आ गई है, डिस्टॉर्शन आ गई है, सॉरी नॉट द नॉइज, डिस्टॉर्शन आ गई है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, तो जब हम डीमॉड्यूलेशन साइड पे कॉस ओमेगा सीटी से दोबारा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, सो वी डोंट नो कि डिस्टॉर्शन कैरियर में कितनी आई है और मैसेज में कितनी आई है। सिंस वी डोंट नो, we will not be able to separate message from modulated signal। हम modulated signal में से मैसेज अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें exactly नहीं पता कि MT cos ओमेगा सिटी में ओमेगा सिटी में कितनी, ओमेगा सी में कितनी डिस्टॉर्शन आ गई है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी चेंज हुई है। इसलिए डीएसबीएससी आइडियल कंडीशंस में तो सक्सेसफुल है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली हमें पता हो कि कॉस जो ट्रांसमिट एमटी कॉस ओमेगा सिटी में जो कॉस है और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो फिर ही डिमॉड्यूलेशन डीएसबीएससी की हो सकती है। अदरवाइज हमें डिस्टॉर्शन ट्रैक करने के लिए सर्किट्स यूज करने पड़ते हैं या टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, और उनमें से एक बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है फेज लॉक लूप। फेज लॉक लूप का काम ये होता है कि ये ट्रैक करती है एग्जैक्टली कितनी डिस्टॉर्शन है या कितना चेंज आ गया है कैरियर के अंदर। कौन से कैरियर में? जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ कैरियर आया था। एमटी कॉस ओमेगा सिटी में जो कैरियर ओमेगा सी है उसमें कितना चेंज आ गया है। पीएलएल का काम ही होता है उस चेंज को किसी तरह से ट्रैक करना, मालूम करना। अगर मालूम हो जाएगा तो फिर हम एग्जैक्टली उसी तरह का कैरियर जनरेट करवा के मैसेज को अलग कर लेंगे। तो डीमॉड्यूलेटर साइड पे डिस्टॉर्शन ट्रैक करना कैरियर में कितनी आ गई है, उसके लिए एक रिसीवर साइड पे या डीमॉड्यूलेटर साइड पे हमें एक सर्किट या एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है जिसे हम फेज लॉक लूप करते हैं। उसका काम ये होता है कि एग्जैक्टली डिस्टॉर्शन ट्रैक करता है इनपुट कैरियर में कितनी डिस्टॉर्शन आ गई है। अगर पता चल जाएगा तो फिर हम उसी कैरियर, उसी फ्रीक्वेंसी के कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ट्रैकिंग में हेल्प करता है वो है वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वीसीओ का काम ये होता है कि ये एक कैरियर, एक फ्री रनिंग ऑसिलेटर है या कैरियर जनरेट कराता है कॉन्स्टेंटली और साइनोसॉइड देता है, आउटपुट पे जनरेट करा के साइनोसॉइड देता है। और जैसे ही इसको इनपुट के ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से चेंज करता है। अगर इंक्रीजिंग वोल्टेज दिया जा रहा है इसके इनपुट पे, यानी ये वीसीओ है और इसका इनपुट वाईटी है, अगर इसको एक इंक्रीजिंग वोल्टेज दिया जा रहा है तो वीसीओ की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जो कैरियर जनरेट करा रहा है उसकी। और अगर वाईटी डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिहाज से वीसीओ जो कैरियर जनरेट करा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होने लगती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर, वीसीओ ने जो कैरियर जनरेट कराया उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनपुट सिग्नल। इनपुट पे अगर सिग्नल इंक्रीज हो रहा है उसकी एम्पलीट्यूड, तो वीसीओ का जो कैरियर जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। और अगर इनपुट पे जो वोल्टेज या जो भी सिग्नल जनरेट दिया जा रहा है अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वीसीओ का जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होने लगेगी। सो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड का असर वीसीओ की फ्रीक्वेंसी पे पड़ता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फेज लॉक लूप, यानी ट्रैक करने के लिए कि इनपुट पे कितनी डिस्टॉर्शन आई है। सही है? यहां तक बात समझ में आई है आपको? इज इट क्लियर? वीसीओ का पर्पस समझ में आ गया। जब इसको कोई इनपुट नहीं मिलता है तो यानी जीरो इनपुट दिया जाता है तो वीसीओ अपना कैरियर, जो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है वीसीओ की, जिसे हम फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा सी कह लें या ओमेगा ओ कह लें, जो भी इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से ये कैरियर जनरेट करता रहता है, कॉन्स्टेंटली आउटपुट पे देता रहता है जब इनपुट जीरो हो। लेकिन जैसे ही इसको इनपुट मिलना शुरू होता है देन इट स्टार्ट्स चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स कैरियर जो कि इसने जनरेट किया है।
सही है। सो वीसीओ को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो मैंने आपको इसका पर्पस बता दिया, वीसीओ का काम क्या है। दूसरा यहाँ पे एक एलपीएफ यूज किया गया, नैरो बैंड एलपीएफ, जो कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी में भी बहुत कम फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज तो होंगी लेकिन उसमें से भी वेरी फ्यू फ्रीक्वेंसीज विल बी पास्ड। नैरो बैंड एलपीएफ है, ऐसा नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसीज में से हमने 0 से लेके 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज पास कर दी। एलपीएफ तो है लेकिन साथ में नैरो बैंड भी है। इट मींस ओनली फ्यू फ्रीक्वेंसीज, लेट्स से 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज हमने पास कर दी इसमें से, या 70 हर्ट्ज से लेके हमने 90 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज पास कर दी। तो एक तो ये लो फ्रीक्वेंसीज पास कर रहा है लेकिन साथ में नैरो बैंड भी है। उनकी जो बैंडविड्थ, जो बैंड पास कर रहा है वो भी बहुत स्मॉल है लो फ्रीक्वेंसीज का। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। फिर थर्ड कंपोनेंट इसमें, इसको कंपैरेटर भी कहते हैं, मल्टीप्लायर भी कहते हैं, और ये बेसिकली फीडबैक लेता है वीसीओ से और इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करके एलपीएफ को दे देता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे पीएलएल या फेज लॉक लूप काम कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद एन आइडियल सिचुएशन। जब वीसीओ, अच्छा ये तो हो गया इसका सर्किट का। हम उसको, इससे पहले कि हम इसमें कोई सिचुएशन देखें या कोई केस अप्लाई करके देखें, हम इस पे जो इस सर्किट की जो इक्वेशंस बन रही हैं एक्सटी पे, वाईटी पे, जेडटी पे, पहले हम वो भी देख लेते हैं ताकि फिर हमें इसकी वर्किंग समझने में आसान हो। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि इसको कैरियर सिग्नल दिया जा रहा है और हमने अब कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए इसको साइन ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई रखा है। इसमें कोई फेज चेंज आ रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज आ रहा है तो हमने उसको थीटा आई से रिप्रेजेंट किया है। ये एक सिग्नल है जो कि इनपुट पे इसको मिल रहा होता है, कोई भी साइनोसॉइड। रियलिटी में तो ये एम्प्टी कॉस ओमेगा सी टी मिलता है इसको, लेकिन अभी पीएलएल काम कैसे करता है और ट्रैक कैसे करता है डिस्टॉर्शन, उसके लिए हमने एक सिंपल साइनोसॉइड यहाँ पे कंसिडर कर लिए, ए साइन ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई। वीसीओ का जो कैरियर जनरेट हो रहा है, लेट्स कॉल इट बी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। इसका अपनी फ्रीक्वेंसी है वी ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट, इसमें थीटा नॉट फेज है, और जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई, इसका अपना फेज है। सही है। जब इन दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए साइन ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई और बी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट मल्टीप्लाई होंगे तो एक्सटी मिलेगा। सो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दी हुई है, ए बी साइन ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई को हम अल्फा कह लेते हैं, ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट को हम बीटा कह लेते हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल हैव साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो अल्फा माइनस बीटा जब होगा तो ओमेगा सी टी प्लस थीटा आई में से ओमेगा सी टी माइनस थीटा नॉट माइनस होगा और हमें सिर्फ थीटा आई माइनस थीटा नॉट की टर्म मिल जाएगी जब हम दोनों में अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। जब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ओमेगा सी टी प्लस होकर 2 ओमेगा सी टी हो जाएगा और थीटा आई प्लस थीटा नॉट मिल जाएगा। तो एक्स टी यानी इस पॉइंट पे सिग्नल इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है और उस प्रोडक्ट को जब हमने सॉल्व किया है तो हमें ये साइन की 2 टर्म्स मिल रही हैं। सही है। साइन की फर्स्ट टर्म एक बेस बैंड सिग्नल है। बेस बैंड सिग्नल में क्यों कह रही हूं, क्योंकि थीटा आई माइनस थीटा नॉट एक तो फेजेस है और अगर इनका भी हम डिफरेंस ले लेंगे तो इट इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। सो ये जो पहली टर्म है ये एक बेस बैंड सिग्नल है और इसमें कैरियर भी नहीं है। जब कैरियर होता है ओमेगा सी तो फिर वो बेस बैंड सिग्नल नहीं कहलाता मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है या कैरियर सिग्नल कहलाता है। बेस बैंड सिग्नल का मतलब होता है मैसेज या जिसमें कैरियर ना हो, तो ये एक बेस बैंड सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। और सेकंड कंपोनेंट एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है क्योंकि उसमें 2 ओमेगा सी टी आ रहा है और उसमें फेजेस भी ऐड हुए हैं। तो जब नैरो बैंड एलपीएफ है जो कि इस पॉइंट पे हमने अप्लाई किया हुआ है, जब ये दोनों टर्म्स इसमें इनपुट होंगी तो वाईटी पर हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी बेस बैंड सिग्नल मिल जाएगा क्योंकि इसमें लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। सो ये टर्म क्या बन जाएगी, वाईटी बन जाएगी। और वाईटी किसको मिल रहा है, वीसीओ को मिल रहा है। तो वीसीओ जो भी डिसीजन लेगा अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैरियर की चेंज करनी है कि नहीं करनी है वो वाईटी को देख के ले रहा होगा और वाईटी में क्या जा रहा है, दोनों डिफरेंस जा रहा है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, थीटा आई माइनस थीटा नॉट का डिफरेंस पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू हमें मिल रही है, इंक्रीज होती हुई मिल रही है, तो यहाँ पे वाईटी इंक्रीज होगा, वीसीओ अपनी फ्रीक्वेंसी
इंक्रीज कर देगा। अगर थीटा आई माइनस थीटा नॉट का डिफरेंस नेगेटिव है तो साइन माइनस थीटा भी माइनस में आंसर देता है, वाई का आंसर नेगेटिव आएगा एंड यू विल गेट नेगेटिव वोल्टेज, डिक्रीजिंग वोल्टेज, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की चेंज होने लगेगी और डिक्रीज होने लगेगी। सो इंक्रीजिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजिंग पीसीओ की, डिक्रीजिंग वोल्टेज यानी डिक्रीजिंग वोल्टेज कब आएगा जब डिफरेंस नेगेटिव हो गया, यू विल गेट डिक्रीजिंग वोल्टेज इन द ऑस्किलेटर आउटपुट। तो ये वाईटी का इफेक्ट होगा वीसीओ के आउटपुट पे। तो ये सबसे पहले मैंने आपको अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं ये बता दिया है। एक इनपुट सिग्नल आ रहा है वो भी साइनोसॉइड है, उसको हमने अपनी आसानी के लिए कॉस नहीं लिया, साइन ले लिया ताकि दोनों को अलग अलग हम स्टडी कर सकें, और एक को हमने कॉस ले लिया, हम दोनों को साइन दोनों को कॉस भी लेकर एनालिसिस कर सकते हैं, साइनोसॉइड होना जरूरी है बस। सो प्रोडक्ट यहाँ जा रही है, एलपीएफ से पास होकर हमें यहाँ पे बेस बैंड सिग्नल मिल रहा है और उसकी बेसिस पे वीसीओ अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है। ये हो गई इसकी कंपोनेंट्स की वर्किंग। अब हम सबसे पहला केस स्टडी के लिए कंसिडर करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बता दें कि यहाँ तक की जो वर्किंग मैंने समझाई है आपको वो समझ में आ गई है? हैव यू अंडरस्टूड द वर्किंग कि इसके कंपोनेंट्स अलग अलग कैसे काम करते हैं? What about other students? सही है। अच्छा, अब नाउ व्हाट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। हम देखेंगे पीएलएल ट्रैक कैसे करेगा। सबसे पहले हम केस स्टडी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वीसीओ की फ्रीक्वेंसी, जो वीसीओ जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी, और जो इनपुट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कैरियर की, दे बोथ आर सेम। लेट्स अज्यूम, सबसे आसानी के लिए हम अज्यूम करते हैं जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो इस प्रोडक्ट में थीटा आई माइनस थीटा नॉट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों के कैरियर्स में बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों सेम है, तो थीटा आई माइनस थीटा नॉट का डिफरेंस जीरो होगा। साइन जीरो जीरो हो जाएगा और वाईटी पे क्या मिलेगा हमें? जीरो। तो वीसीओ अपनी, जब मैंने बताया था बिल्कुल शुरू में, जब वीसीओ को इनपुट जीरो दिया जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल कैरियर एग्जैक्टली जो भी है जनरेट किया होता है वही देता रहता है। इस केस में इट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, और जब ये चेंज नहीं कर रहा तो इट मींस कि इनपुट और आउटपुट पे सेम फ्रीक्वेंसीज हैं और कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। जो वीसीओ ने अपनी फ्रीक्वेंसी रखी हुई थी वही इनपुट की फ्रीक्वेंसी भी है, और वीसीओ ने अपनी फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड पे रखी हुई होती है, जो स्टैंडर्ड रनिंग फ्रीक्वेंसी कैरियर की। और अगर दोनों सेम है और वाईटी जीरो आ रहा है तो वीसीओ विल जनरेट द सेम कैरियर विच विल बी शोइंग, जो ये शो करेगा कि इनपुट पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं आई है, क्योंकि वीसीओ ने अपनी पुरानी रनिंग फ्रीक्वेंसी ही जनरेट कर दी है। नाउ लेट्स अज्यूम यहां पर ओमेगा सीटी प्लस थीटा आई में चेंज आता है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं, डिस्टॉर्शन आ गई है जिसकी वजह से ओमेगा सीटी प्लस थीटा आई की टर्म इज चेंजिंग। ओमेगा सीटी प्लस थीटा आई की टर्म चेंज होने की वजह से दिस प्रोडक्ट जो कि वाईटी पे हमें मिलती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, दिस विल चेंज। इसमें थीटा आई माइनस थीटा नॉट का डिफरेंस हमें मिलेगा। अगर थीटा आई, ओमेगा सीटी प्लस थीटा आई की वैल्यू ज्यादा हुई, दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, थीटा आई माइनस थीटा नॉट, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहां पे कोई ना कोई वाईटी पे आउटपुट जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, विद दैट इंक्रीजिंग पॉजिटिव आउटपुट, क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, थीटा आई ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, वीसीओ will also increase its frequency। यहां पे इनपुट चेंज हो रहा है और वीसीओ अपनी आउटपुट को चेंज करेगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, और विद रिस्पेक्ट टू दिस इसको चेंज कर लेगा फर्स्ट टाइम में। नाउ ये वीसीओ का आउटपुट दोबारा जाएगा और इनपुट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो दोबारा कैलकुलेट होगा। लेट्स से अभी भी थीटा आई ज्यादा है थीटा नॉट से,
तो अभी भी YT पे कोई ना कोई पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। जब YT पे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, VCO विल अगेन इंक्रीज इस फ्रीक्वेंसी। दिस विल गो ऑन अंटिल ये अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता रहेगा एंड वन टाइम विल कम जब B cos ओमेगा CT प्लस थीटा नॉट इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी VCO की एग्जैक्टली सेम हो जाएगी क्योंकि YT पे डिपेंडेंट है, और जब सेम होके मल्टीप्लाई होगी तो XT पे जहां पे मल्टीप्लाइंग का आउटपुट होता है, XT पे जहां पे मल्टीप्लाइंग का आउटपुट मिलता है नैरो बैंड से पास होता है, लेट्स से कि अब ये डिफरेंस 0 हो गया क्योंकि इसने अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके एग्जैक्टली बराबर कर लिया है 3-4 साइकिल्स में इनपुट फ्रीक्वेंसी के। तो YT पे दोबारा से डिफरेंस 0 हो जाएगा। जब YT पे दोबारा डिफरेंस 0 हो जाएगा तो VCO विल स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स, जो भी इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी उसको ये मेंटेन कर लेगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गए जब भी YT 0 हुआ है। सो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को सेम रखेगा, और अगर इसने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही होगी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी। इट मींस कि PLL ने एग्जैक्टली ट्रैक कर लिया है इस वक्त इनपुट पे क्या फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि VCO की फ्रीक्वेंसी, VCO ने अपनी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर कर ली है, इनपुट के बराबर कर ली है। और इसी तरह से VCO को एग्जैक्टली पता चल गया है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया था। तो PLL ट्रैक कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, और अगर यहाँ पे चेंज आता रहता है YT में इंक्रीज होता है तो VCO अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता रहता है। अगर यहाँ पे डिफरेंस माइनस में आ रहा होता है तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता रहता है। अगर यहाँ पे 0 मिल रहा होता है तो VCO अपनी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लेता है। इट मींस कि अब दोनों की VCO ने अपनी फ्रीक्वेंसी को किसके बराबर कर लिया है, इनपुट के बराबर। इट मींस कि VCO को एग्जैक्टली पता चल गया है कि इनपुट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, और इसका मतलब ये है कि PLL ने ट्रैक कर लिया है डिस्टॉर्शन को। साइन में जितनी भी डिस्टॉर्शन थी वो PLL को एग्जैक्टली पता चल गई है क्योंकि PLL ने अपने कोसाइन वेव को एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर लिया। तो अब इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे MT cos ओमेगा CT होता, डिस्टॉर्शन दोनों में आई हुई है, लेकिन VCO किस पे काम कर रहा है, सिर्फ साइनोसॉइड के ऊपर काम कर रहा है, साइनोसॉइड की वेव पे काम कर रहा है। तो VCO एग्जैक्टली कैरियर में जो डिस्टॉर्शन आई हुई है उसको ट्रैक कर लेगा, और इसकी वजह से PLL के जरिए हमें पता चल जाएगा कि कैरियर में कितनी डिस्टॉर्शन है, अगर कैरियर के साथ मैसेज भी है। सिर्फ कैरियर अगर भेज रहे हैं और हम डिस्टॉर्शन ट्रैक कर रहे हैं तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब MT cos ओमेगा CT रिसीवर पर रिसीव हो रहा होता है तो कैरियर में कितनी डिस्टॉर्शन आई है ये मालूम करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके हिसाब से फिर कैरियर को मल्टीप्लाई करवाया जाए दोबारा cos ओमेगा CT के साथ। अगर हमें डिस्टॉर्शन पता नहीं होगी तो हम डीमॉड्यूलेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो PLL ने ट्रैक कर लिया है, PLL ने अपनी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम कर ली है जो कि इनपुट के बराबर थी। सो दिस इज हाउ इट्स कीप ट्रैकिंग। और जब YT 0 है और VCO अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर रहा है, जो भी उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम कहते हैं लॉक इन फेज। लॉक इन फेज का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली PLL को पता चल गया है कि इनपुट में कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, और PLL ने अपनी फ्रीक्वेंसी सेम कर ली है। तो जब तक YT 0 रहेगा, जी हाँ, ये PLL कैरियर की फ्रीक्वेंसीज को, ये डिस्टॉर्शन को ट्रैक करता है सिर्फ PLL। जब तक YT 0 रहेगा VCO अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेगा। इट मींस ये लॉक इन फेज है। लॉक इन फेज का मतलब ये है PLL ने अपने आप को लॉक किया हुआ है किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, इनपुट कैरियर के साथ लॉक किया हुआ है। और अगर YT में चेंज आना शुरू हुआ VCO अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने लगता है, और 2-3 साइकिल्स में दोबारा से अपनी फ्रीक्वेंसी को लॉक इन कर लेता है जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सो PLL एग्जैक्टली विल नो द चेंज इन द कैरियर फ्रीक्वेंसीज, जो कि अदरवाइज हमें MT cos ओमेगा CT में हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन PLL कैरियर के फ्रीक्वेंसी चेंजेस में डिस्टॉर्शन को ट्रैक करके एग्जैक्टली अपने पास ट्रैक करके रख रहा होता है और आइडेंटिफाई कर रहा होता है। दिस इज द पर्पस ऑफ PLL। सो ये जो पूरा आपके सामने ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इसमें इनपुट आता है A sin ओमेगा CT प्लस थीटा i, आउटपुट ZT, ये VCO का आउटपुट है। कुछ किताबों में आउटपुट YT दिया हुआ होता है, कुछ किताबों में ZT दिया होता है, लेकिन ZT इज करेक्ट क्योंकि ZT VCO का आउटपुट है, और आउटपुट और इनपुट सेम हो जाएंगे अगर, तो ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। और आउटपुट इनपुट में डिफरेंस आएगा
तो फिर ये लूप काम करता रहेगा PLL का जब तक के इनपुट और आउटपुट सेम ना हो जाए। सो PLL में हमने क्या पढ़ा है? PLL ट्रैकिंग करता है जी, PLL ट्रैकिंग करता है बिल्कुल। और ट्रैकिंग किसकी करता है? डिस्टॉर्शन की। डिस्टॉर्शन और आउटपुट पे क्या दे देता है? ट्रैक करके न्यू कैरियर में जो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया होता है आउटपुट पे वो दे देता है। PLL में भी हमने देखा था VCO का आउटपुट मिल रहा होता है PLL में, और उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी इनपुट में चेंज आई हुई होती है वो फ्रीक्वेंसी PLL ट्रैक करके दे देता है हमें। ये PLL का काम है। लेकिन उसमें से कॉस ओमेगा CT कितना था, एक्चुअल कैरियर कितना था, ओमेगा C की वैल्यू क्या थी, वो हमें मालूम नहीं हुई। तो उसके लिए टेक्निक यूज करते हैं सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड। सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड में क्या है? MT कॉस ओमेगा CT रिसीवर ने रिसीव किया, फिर उसको स्क्वायर किया। जब स्क्वायर किया तो MT का भी स्क्वायर हो गया, कॉस का भी स्क्वायर हो गया। कॉस का जब स्क्वायर होता है तो आप सबको पता है 1 + cos 2 ओमेगा CT अपॉन 2 हो जाता है। दो टर्म्स मिल जाएंगे, एक m² अपॉन 2 और एक m² cos 2 ओमेगा CT मिल जाएगी। दो टर्म्स मिल जाएंगे, सही है। सो स्क्वायरिंग के बाद जब हम नैरो बैंड BPF, नैरो बैंड है और बैंड पास है। बैंड पास फिल्टर से जब आप पास करेंगे जो कि 2 ओमेगा C पे ट्यून हुआ है, बैंड पास में और लो पास में प्लीज डिफरेंस क्लियर कर लो। बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता बैंड पास और लो पास में क्या डिफरेंस है। बैंड पास हाई फ्रीक्वेंसी की बैंड्स को अलाउ करता है, लो पास लो फ्रीक्वेंसी का एक बैंड अलाउ करता है। तो जब हम BPF से पास करेंगे तो m² जो कि बेस बैंड है वो ब्लॉक हो जाएगा बैंड पास में। LPF में पास हो जाता है, बैंड पास में ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि बेस बैंड है। और बैंड पास के अंदर जिस जो कि ट्यून हुआ हुआ 2 ओमेगा C पे, ये m² 2 cos 2 ओमेगा CT वाली टर्म पास हो जाएगी, ये सेकंड टर्म पास हो जाएगी, लेकिन m² अपॉन 2 वाली टर्म ब्लॉक हो जाएगी। अब ये टर्म हमने किसको दे दी? PLL को दे दी। PLL ट्रैक करेगा, इसमें से क्या ट्रैक करेगा? डिस्टॉर्शन। और अगर इस टर्म के अंदर cos 2 ओमेगा CT के अंदर में कोई डिस्टॉर्शन आई हुई है तो PLL ट्रैक करके एग्जैक्टली वो हमें वो वाली टर्म कैरियर की टर्म अलग करके बता देगा। मैसेज को नहीं देखता, ये बेसिकली कैरियर देता है अलग करके। PLL के आउटपुट पे हमेशा कैरियर मिलता है, मैसेज वाले टर्म अंदर ही रह जाती है PLL के अंदर। हमने भी फंक्शन इसका मैथ्स के जरिए करके देखा है कि जो ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो सिर्फ कैरियर वाली टर्म देता है। तो और जितनी भी उसके अंदर डिस्टॉर्शन है वो ZT PLL ट्रैक करके कैरियर को अलग करके हमें दिखा देगा, और उसमें डिस्टॉर्शन भी मौजूद होगी। इट मींस कि PLL ने अपना काम कर लिया है और मैसेज को अलग करके सिर्फ कैरियर डिस्टॉर्शन वाला पार्ट आउटपुट पे दे दिया है। तो PLL ने सिर्फ डिस्टॉर्शन ट्रैक करके आउटपुट पे दे दिए। उसके आगे अगर हम एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगाकर हम 2:1 का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हुई हुई है 2 ओमेगा C हुई हुई है, उसको हम 2:1 यानी हाफ करके सिर्फ आउटपुट पे कैरियर रिसीव कर लेंगे। तो MT cos ओमेगा CT से हमने शुरू किया। प्लीज इसको एक दफा समझ लो, मैं लास्ट टाइम इसको समझा रही हूँ। सिर्फ हमें यही फंक्शन समझना है सिग्नल स्क्वायरिंग का। इस टेक्निक से हमें क्या करना है? इस टेक्निक से हमें कॉस को अलग करना है, एग्जैक्टली कैरियर को अलग करना है। PLL का काम क्या है? PLL सिर्फ ट्रैकिंग करता है, तो हमने PLL को यूज किया है इन द मिडिल। हमें MT cos ओमेगा CT की टर्म मिली, हमने उसकी स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद हमने उसे बहुत ही नैरो बैंड BPF से पास किया, जो कि बहुत नैरो बैंड है और उस बैंड पास है, लेकिन बहुत छोटा बैंड पास है। अगर मैं कहूं कि नैरो बैंड है, बैंड पास में क्या होता है? बैंड पास में बैंड्स होते हैं जिसपे आप पास कर रहे होते हैं। अगर मैं कहूं नैरो बैंड पास है तो इट मींस कि जो बैंड्स पास हो रहे हैं वो बहुत स्मॉल हैं, दे आर वेरी स्मॉल, नैरो बैंड है। तो इस पॉइंट पर कोई डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगी। जो अलग से ओमेगा C के साथ डिस्टॉर्शन आई हुई है ना, वो नैरो बैंड से हम पास करा कर डिस्टॉर्शन को ब्लॉक कर देंगे, फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देंगे। एक तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर दिया, दूसरा फिर हमने PLL यूज किया ट्रैकिंग के लिए, और जितनी भी अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टॉर्शन रह गई थी उसको हमने एग्जैक्टली अपने आउटपुट पे अलग करके देख लिया, एग्जैक्टली आउटपुट पे अलग करके देख लिया। अच्छा, इनपुट पे से क्या मिला था? मैसेज भी मिला था, cos ओमेगा CT भी मिला था, मैसेज भी मिला था YT में। लेकिन PLL के आउटपुट पे क्या मिलेगा? सिर्फ कॉस मिलेगा, कोसाइन की टर्म मिलेगी, जिसमें अगर डिस्टॉर्शन है तो PLL ने ट्रैक करके उसको अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। उसके बाद हम 2:1 का डिवाइडर लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर,
और हम उसमें से सिर्फ एक्चुअली एग्जैक्टली ओमेगा सी, 2 ओमेगा सी से हम सिर्फ ओमेगा सी यानी 2:1 का रेशियो लगा के कॉस ओमेगा सी टी को अलग कर लेंगे, तो आउटपुट पे हमें इस स्क्वायरिंग मेथड से सिर्फ कैरियर मिल जाता है, हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली कैरियर क्या था। तो रिसीवर को ये मालूम करना बहुत जरूरी होता है कि ट्रांसमीटर ने किस कैरियर पे फ्रीक्वेंसीज भेजी थी। अगर आपको एग्जैक्टली मालूम करना है डीएसबी ऐसी डीमॉड्यूलेशन साइड पे, सो हमें एग्जैक्टली कैरियर की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। सो ये लास्ट टॉपिक है और चैप्टर नंबर 4 का, और एग्जैक्टली पीएलएल ट्रैकिंग अगर ऑन कैंपस पेपर है, जब भी पीएलएल ट्रैकिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आई कैन आस्क द वर्किंग ऑफ इट। और अगर ऑनलाइन पेपर है तो उसमें भी पीएलएल के कॉन्सेप्ट को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि पीएलएल बहुत यूजफुल टेक्निक है। जैसे एक यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है किस लिए, कैरियर को बिल्कुल अलग करने के लिए। एम्प्टी कॉस ओमेगा सिटी में से हमने कॉस ओमेगा सिटी को अलग करने के लिए बीच में पीएलएल को यूज किया है कि अगर कुछ इसमें डिस्टॉर्शन आ गई है तो हम सिर्फ कॉस की टर्म अलग करके देख लें। सो सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह अगली क्लास में चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है हमें। और ये दो जो मैंने अभी आज करवाए पीएलएल और सिग्नल स्क्वायरिंग, इसकी पीपीटी में अपलोड कर दूंगी। सो दैट इज इट।